नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो करंट अफेयर्स के तहत जो भी 25 सवाल दिए गए थे, देखेंगे आपने कहाँ पे मिस्टेक किया, कहाँ पे आपसे आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ है। हालांकि पूरा सप्ताह ही श्री राममय हो चुका था। उम्मीद है आप लोगों ने भी खूब आनंद, खूब मजे उठाए होंगे। 500 वर्ष के बाद ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए। तो आइए देखते हैं 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के तहत क्या क्या आपसे पूछे गए थे और कहां पर आपसे क्या भूल हुई है, क्या चूक हुई है, जिसे आपको एग्जाम में दोहराने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन सा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विकास नामक एक नए मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। ये जो विकास है, आपसे विकास का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि विकास का फुल फॉर्म है क्या। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जा रहा है आपके लिए, तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसे नोट कीजिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जो है आपको परेशान कर सकता है प्रीलिम्स में। और ये जो है इसका ये क्या था, तो मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जो जिसका नाम विकास है और सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया है। अब सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस हमने डिस्कस किया था कि 15 दिसंबर को मनाया जाता है। और किन की याद में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में जो है प्रत्येक 15 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसके अगर सही आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है, वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट, ये है विकास का फुल फॉर्म, है ना। चलिए, तो उम्मीद है ये आप लोगों ने सही किया होगा। जहां पर मिस्टेक हुई है वो देख लेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 86। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 87। In which district the construction of the 3 new industrial areas has been announced by the Bihar government on December 2023? यानी कि 3 नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की गई है बिहार में, बिहार सरकार के द्वारा। आपसे पूछा जा रहा है वो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। तो इसकी अगर सही आंसर की बात कर ली जाए, ऑप्शन नंबर डी में मुंगेर, गया और नालंदा, ये तीनों जो है, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में बात की गई है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए इसकी जो है घोषणा की गई है इन तीनों क्षेत्र में। मुंगेर के बारे में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि सबसे कम जो है मुंगेर में, सबसे कम क्या है, मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है। वहीं अगर सबसे ज्यादा की आपसे बात कर ली जाए तो गोपालगंज आंसर हो जाएगा, है ना, गोपालगंज हो जाएगा आंसर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, मुंगेर। किस लिए, क्या उद्देश्य था, तो आपने देखा कि औद्योगिक क्षेत्र को आप देखते होंगे कि बिहार में बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब मजदूर जो है वो प्रवासी हो जा रहे हैं। प्रवासी इन द सेंस कि दूसरे स्टेट में चले जा रहे हैं काम की तलाश में। तो उसी चीज को किस प्रकार से अपने मजदूरों को अपने यहाँ रखा जाए, किस तरह से जो है तो उद्योग का विकास किया जा सके, इन सारी चीजों के लिए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। हमने पिछले टेस्ट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब जो है इस क्वेश्चन के थ्रू हमने जाना कि मुंगेर, गया और नालंदा में औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर नई दिल्ली में बिहार के किस जिले की दिव्यांग, जिनका नाम क्या है, ज्योति सिन्हा, ये नाम आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो भी बिहार के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वगैरह होते हैं जिन्हें कोई अवार्ड मिला रहता है, कोई अगर खेल में बेहतरीन प्रदर्शन किए रहते हैं, तो उससे सवाल अक्सर जो है बीपीएससी आपसे पूछ लेता है ना। चलिए, तो चूंकि अब आपको जो है थॉरोली पढ़ना पड़ेगा किसी भी चीज को, इसलिए जो है इन सारी चीजों को, इस तरह के लंबे लंबे क्वेश्चन पढ़ने का आदत आप डाल लेंगे। हो सकता है अभी लगता होगा कि किस तरह का क्वेश्चन दे दिया जा रहा है इतना लंबा लंबा, लेकिन यकीन मानिए 70th बीपीएससी के लिए आपको जो है बिल्कुल मजबूती से तैयार करना हमारा उद्देश्य है। तो ज्योति सिन्हा को जो है श्रेष्ठ दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो ज्योति सिन्हा है किस जिले से संबंधित है। अब जो है यहाँ पर आपको अगर जिला बता दिया जा रहा है, सपोज अगर ज्योति सिन्हा के बारे में आपसे पूछा जाता है किस राज्य की है, अगर आपको जिला पता है तो राज्य ढूंढने में मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, तो आइए जानते क्या है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुजफ्फरपुर इसका सही जवाब है। और मुजफ्फरपुर क्यों फेमस है, शाही लीची जिसको जीआई टैग मिला हुआ है ना। चलिए, शाही लीची के लिए फेमस है जिसको कि जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। तो यानी 88 का जिन लोगों ने भी आंसर सी लगाया था, यानी कि मुजफ्फरपुर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कास्ट बेस्ड सेंसस रिपोर्ट ऑफ बिहार। देखिए, आपने ये सारी चीजों पे हमारी डिस्कस हुई है कि बिहार जो है पहला राज्य है जिसने जातिगत जनगणना किया है। अभी जो है एक दूसरा राज्य भी है जो कि बिहार के बाद जातिगत जनगणना करवा रहा है, करवाने वाला है, वो है आंध्र प्रदेश। इसे भी आप नोट कर लीजिए, आंध्र प्रदेश। ये पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है
ये आंध्र प्रदेश जो है दूसरा राज्य है, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देने का ट्रेंड अब चल चुका है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहला राज्य तो बिहार है, लेकिन क्या आपको पता है दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है कि यह भारत में पहली बार है जब किसी राज्य ने जातिगत आधारित सर्वेक्षण जारी किया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, रिपोर्ट के मुताबिक अत्यंत पिछड़े वर्गों की संख्या 25% है, ये गलत है। यहां पर 25 न होकर क्या हो जाएगा, 36%, यानी कि बात किसकी की जा रही है, ईबीसी की बात की जा रही है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो 36% है, 25% गलत है। अगड़ी जाति यानी फॉरवर्ड जाति की सामान्य श्रेणी की कुल आबादी जो है वो 15% है, ये भी गलत है। 15 ना होकर कितना है, 15.5%। देखिए, भले ही बीपीएससी यूपीएससी की ओर जा रहा है, लेकिन अभी भी जो नेचर है पूछने का बीपीएससी का, उसमें आप जो है जो फैक्ट्स हैं उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फैक्ट हैं वो निश्चित तौर पर आपको पता होना चाहिए, और ऐसे ही मल्टीपल टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक छप जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि बिहार में कितने जिले हैं, तो आपको क्या काउंट करने की जरूरत है क्या? क्योंकि आपने इतनी बार उसके गो थ्रू किया है कि वो आपको याद है। तो इस तरह की जो भी फैक्ट है उसको आप लोग अच्छे से कॉपी में, अगर नहीं याद होता 2-3 बार लिख लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। पूछा क्या जा रहा था, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है, और सही कथन कौन सा था, ये सही था। बाकी ये सारी चीजों पे हमने देख लिया। ईबीसी 36% और जनरल जो है 15.5%। चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा सेतु जो है समुद्र पे सबसे लंबी पुल है भारत की, आपको पता है। इसका उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। तो इसका जो पूर्व नाम है वो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक था, बिल्कुल सही है। समुद्र पर 16.5 किलोमीटर सहित इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। यह पश्चिम मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, ये गलत है। पश्चिम मुंबई की जगह पे क्या होना चाहिए था, दक्षिण मुंबई, यानी कि साउथ मुंबई होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे जो है वेस्ट की जगह पे साउथ मुंबई होना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा था, सही नहीं है। तो सही नहीं का मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। कई लोग केवल सही पढ़ के और जो समझ में आता है वो एक टिक लगा देते हैं। तो गलत पूछा गया था, ये गलत है। दूसरा है, यह समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, इस पर ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। निम्नलिखित में कितने युग्म सुमेलित हैं? बिहार में कुछ मेले वगैरह लगते हैं बिहार स्पेशल के तहत। इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है ये, जो भी बिहार में, जैसे अभी सरस मेला लगा था, है ना, सभी लोग आप लोग सरस मेला देखने गए होंगे। लेकिन सरस मेला में जो लोग भी गए होंगे, एक बोर्ड आपको लगा हुआ दिख रहा होगा, है ना, हर जगह पे इस तरह का बोर्ड आपको दिख रहा होगा। तो इसमें अगर आप इस बोर्ड पे आपने ध्यान दिया होगा तो ये बोर्ड में आपको कहीं ना कहीं जीविका मोटे मोटे अक्षरों में लिखा मिल रहा होगा। तो सरस मेला का जो आयोजन किया गया था वो जीविका के द्वारा किया गया था। वहीं सोनपुर मेला का आयोजन भी बिहार में किया गया है इस बार। सोनपुर में किस जिले में, तो सारण में, और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। चलिए उसी तरह के कुछ मेले के बारे में आपसे पूछा गया है। बांसी मेला बांका, ये सही है। सोनपुर मेला सारण, बिल्कुल सही है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। तीसरा है मलमास मेला, ये गया ना होकर क्या हो जाएगा, राजगीर। गया ना होकर क्या हो जाएगा, ये राजगीर होना चाहिए था। गोपाष्टमी मेला कटिहार ना होकर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज होना चाहिए था यहाँ पे। गोपाष्टमी मेला गोपालगंज में होता है। गोपालगंज में एक और चीज होती है, थावे महोत्सव। थावे महोत्सव भी आप अगर नोट कर लेंगे तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिहार स्पेशल के तहत और करंट के तहत कोई भी जो इशू हो वो आपसे गलत हो एग्जाम में। इस तरह से आपको तैयार कर दिया जाए कि आप जो है एग्जाम देने के बाद बिल्कुल गदगद रहें और ये संशय में ना रहें कि हमें मेंस की तैयारी करनी है या नहीं। आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में जुट जाएं। तो पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, कितने युग्म सुमेलित हैं? तो केवल 2 हो जाएगा। कौन कौन सा? तो ये दोनों, बांका और सारण सही दिया हुआ, मलमास राजगीर और गोपाष्टमी गोपालगंज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाट मित्रो, जो कि जूट के लिए इसे विकसित किया गया है, पाट मित्रो मोबाइल एप्लीकेशन। इसके संबंध में सत्य कथन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा सत्य कथन है? तो यह जो है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, ये कुल 5 भाषाओं में ना होकर 6 भाषाओं में है ना। चलिए ऑल राइट, इसके अगर क्या पूछा गया था सही जवाब, तो केवल एक इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 92 का जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया है, बिल्कुल उनका सही है। और आप अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते होंगे तो आपको कई बार ये फील होता होगा कि ये आता हुआ क्वेश्चन हमने गलत किया। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस की कमी है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और हर सैटरडे को हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है 9 से 10, पूरे एक सप्ताह का आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजों पर डिस्कस कर लिया जाता हो। अगर वो देंगे और आप ये हमारा टेस्ट लगाएंगे तो यकीन मानिए कि 70वीं बीपीएससी जो आगामी होने वाली है उसमें करंट अफेयर्स के तहत आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय स्टेट बैंक ने एक SGRTD हरित कर से संबंधित है ये,
अगर आप हमारा सैटरडे का क्लास देखेंगे तो इसके बारे में, इस आर्टिकल के बारे में डिटेल में हमने चर्चा किया, क्या क्या ब्याज दरें दी जाती है, कितने दिनों के लिए दी जाती है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में इसके बारे में बताया गया था। तो एसजीआरटीडी का अर्थ क्या है? तो एसजीआरटीडी का जो अर्थ है यह है राज्य हरित रुपया सावधि जमा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए। यहां पर जो सी में आपको दिख रहा है 93 का जो सही जवाब हो जाएगा सी, और ये पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, मतलब हरित, आप देख पा रहे होंगे अभी जैसे COP29 COP28 का आयोजन किया गया था दुबई में, है ना, दुबई में आयोजन किया गया था। क्यों किया गया था? पर्यावरण से संबंधित है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पर्यावरण को ही सुरक्षित रखने की बात की जा रही है। ये जो जमा किया जाएगा, ये जो एफडी किया जाएगा, जो ये लाया गया है एसबीआई के द्वारा, पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए लाया गया है। हमने पढ़ा था कि 2070 में नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। तो इसका भी जिक्र करता है, ये जो एसबीआई का जो स्कीम आया है ये, इसका भी जिक्र करता है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको यही याद नहीं रखना है, आपसे हो सकता है बैंक का नाम पूछ लिया जाए, कब लॉन्च किया है ये पूछ लिया जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कब लॉन्च किया गया है, तो 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? युवा दिवस, और 12 जनवरी 2024 को ही इसे लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए ऑल राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हरित रुपया सावधि जमा है, किस चीज से संबंधित है, इस पे भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है। हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राना है, जिनकी निधन हो चुकी है। आपसे पूछा जा रहा है वो किस शैली में लिखा करते थे अपनी शायरी को, जिससे वो जो है गैर उर्दू क्षेत्र में भी अपनी लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं। तो कौन सा उनकी शैली थी? तो उनकी शैली जो है अवधी और उर्दू, है ना, ये अवधी और उर्दू शैली में लिखा करते थे, जिसके कारण जो है सो गैर उर्दू क्षेत्र में भी इनकी लोकप्रियता महत्वपूर्ण है, लोकप्रियता इनकी उल्लेखनीय है। ठीक है, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए करंट अफेयर्स के तहत मोटा मोटी जो है 8-10 टॉपिक ही होते हैं जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पर्सनालिटी बेस्ड है, स्पोर्ट है, कोई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं राज्य सरकार की, कोई उद्घाटन हुआ जैसे पुल का उद्घाटन हुआ, कोई देश के साथ कोई महत्वपूर्ण गठबंधन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई। इसके अलावा जो भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, अभी जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, आपसे हो सकता है पूछा जा सकता है कि इसे किस शैली में बनाया गया है, इसके जो शिल्पकार हैं वो कौन है, और यह जो है किसने बनाया है, और इसके जो मूर्ति है वो किसके द्वारा बनाई गई। ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो करंट के तहत मुख्यतः मोटा मोटी 8-10 टॉपिक होते हैं जिसके इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट किया होगा तो उसके तहत आपने भी यही पाया होगा। चलिए, तो अवधी और उर्दू में लिखा करते थे, मशहूर शायर जो थे मुनव्वर राना, इनका निधन हुआ, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक वन विभाग द्वारा किस टाइगर रिजर्व में प्रवेश के लिए हरित कर, ठीक है, हरित कर जो है लगाया गया है। फिर से देखिए पर्यावरण की बात हो गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित कर जो है सबसे पहले किसके द्वारा लगाई गई थी, हरित कर का जो कॉन्सेप्ट आया था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सबसे पहले लाया था। ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, ये दोनों चीजों को आप नोट कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हरित कर, हरित सावधि जमा, ये सारी चीजें न्यूज में आ रही है। COP28 भी हुआ है, तो इसलिए ये सारी चीजें आपके लिए, ये दो देश का नाम आप निश्चित तौर पर इसे आप नोट कर लेंगे, है ना। चलिए ऑल राइट, क्या है, तो हरित कर लगाया गया है, किसके द्वारा लगाया गया है, कौन सा टाइगर रिजर्व है, ये तो आपको क्लियर है कि कर्नाटक का है। लेकिन यहाँ पर चारों के चारों जो नाम दिए गए, ये चारों के चारे कर्नाटक में है। लेकिन इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व चामराजनगर में ये स्थित है, ध्यान रखिएगा, चामराजनगर में ये स्थित है। ठीक है, चामराजनगर में ये स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक का है। और यहाँ पर आप जो है जैसे जो परिसर है इसका, जो टाइगर रिजर्व का सपोज कीजिए परिसर है, और इसमें अगर आप एंटर करते हैं तो 2 पहिया वाहन के लिए 10 रुपया लगाया गया है कर, और 4 पहिया वाहन के लिए 20 रुपया कर लगाया गया है। ठीक है, ताकि आप वहां जो गंदगी वगैरह करेंगे उसे साफ किया जा सके, और आसपास के जो भी आदिवासी युवा हैं उन्हें सशक्त बनाया जा सके, और किस तरह से जो है टाइगर रिजर्व का उत्थान हो सके, किस तरह से टाइगर रिजर्व को जो है और उसका उद्धार किया जा सके। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 96 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में नियुक्त फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के संबंध में असत्य कथन की पहचान की जा रही है, गैब्रियल एटल। अगर नहीं पता है तो नोट कर लेंगे, गैब्रियल एटल जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो है महज 34 वर्ष के हैं। कहीं लिखा हुआ होगा, अच्छा नहीं है तो नोट कर लीजिए, 34 वर्ष के हैं। यानी कि 34 वर्ष कहने का मतलब आप देखेंगे, अगर राष्ट्रपति बनना है आपको भारत में तो आपको मिनिमम उम्र चाहिए 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष। लेकिन इतने कम उम्र के जनरली प्रधानमंत्री आपने नहीं देखा होगा, बहुत कम ही देखा होगा। तो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, क्या आपसे पूछा जा रहा है, कथन दिया हुआ ये फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं, 34 वर्ष एज है,
और एलिजाबेथ बोर्न के इस्तीफे के बाद इनकी नियुक्ति हुई, बिल्कुल सही है। और ये फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री यानी कि गे हैं, ठीक है, पहले हैं, एवं पूर्व में एजुकेशन मिनिस्टर और पब्लिक एक्शन एंड अकाउंट मिनिस्टर रह चुके हैं। तो दोनों के दोनों कथन सही है। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा था, असत्य कथन की पहचान करें, तो असत्य कथन इसमें से कौन हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, असत्य कथन की पहचान करने की आपसे बात की जा रही थी, तो गलत दोनों में से कोई भी नहीं है, तो ना तो एक ना ही दो इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 97 नंबर, 97 में क्या पूछा जा रहा है, विश्व हिंदी दिवस के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें। विश्व हिंदी दिवस क्या है, तो ये प्रत्येक वर्ष जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा रहा है वर्ष 2024 में इसका विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना है, ये बिल्कुल सही है। यहां पर ध्यान रख लीजिए, असत्य कथन यानी कि गलत कथन फिर से आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखिए पहली बार 1949 में जो यूएन है वहां पे हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था 1949 में, इसे भी आप नोट कर लेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपको तंग कर सकती है, ठीक है। तो ये 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, सही है मतलब, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये गलत है। 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इस तरह का जो क्वेश्चन आपको दे देगा एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इस तरह के स्टेटमेंट में, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, उस समय आप इस तरह के क्वेश्चन में फंस सकते हैं, क्योंकि 14 सितंबर आपको याद होगा हिंदी दिवस, लेकिन यहाँ पे विश्व लिख रखा है एग्जामिनर ने, ये आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है, तो ये गलत है। तीसरा है, हिंदी दिवस में हिंदी जो है विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, पहले नंबर पे मंदारिन है, दूसरे नंबर पे जो है इंग्लिश और तीसरे नंबर पे हिंदी है। तो सारे के सारे कथन सही है, ये गलत है। तो इसका जो आपसे सही जवाब पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये कथन जो है गलत है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के जो भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक नोट्स है, ठीक है, इसे आप पॉइंट में नोट डाउन करते रहेंगे कॉपी में, अपने नोटबुक में, तो आपके लिए अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट मारुत के संबंध में कौन सा कथन सही है। प्रोजेक्ट मारुत जो है लॉन्च किया गया है 2024 में ही, ठीक है। कथन क्या दिया गया एक बार देखिए, भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट मारुत नो द पास्ट प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर नामक एक परियोजना शुरू किया है। किस लिए शुरू किया गया है ये, तो नो द पास्ट और प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, यानी कि भूतकाल को जानकर भविष्य के लिए तैयार हो जाइए। और इसका नाम जो है भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान HF-24 मारुत के नाम पर रखा गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो ये कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये नौसेना नहीं बल्कि वायुसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये वायुसेना के द्वारा लॉन्च किया है, याद रखिएगा, एयरफोर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, एयरफोर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, यहाँ पर नौसेना दिया गया है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है, कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 98 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 99 नंबर क्या पूछ रहा है, COP28 के संबंध में पूछ रहा है। COP28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। प्रधानमंत्री मोदी ने COP33 2028 भारत में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव किया है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सहभागिता से कार्बन सिंक सृजित किए जाने हेतु ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव 1 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक चीज और आप नोट कर लीजिए, कॉप जो 28 तो अभी हुआ दुबई में, 29 कहाँ पे होगा, नोट कर लीजिए, अजरबैजान में होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि COP29 का जो आयोजन है वो कजाकिस्तान में किया जाएगा, तो आपको लगेगा हो सकता है सही दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको पता होगा, 1-2 बार अगर आप पढ़े रहेंगे, लिखे रहेंगे, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। COP29 अजरबैजान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद में सुरक्षा में चूक हुई थी, आपको पता है, इस चूक से सबक लेते हुए वहां की जो जिम्मेवारी है वो CISF को दे दी गई है, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपा गया है। CISF के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उस कथन के बारे में आपको सत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। तो यह देश की कुल 350 से अधिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात है, ये बिल्कुल सही है। आप देखेंगे मेट्रो वगैरह, अगर आपने मेट्रो में गया होगा, दिल्ली मेट्रो वगैरह अगर आप गए होंगे, तो वहां पर CISF की तैनाती की जाती है। बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्री होते हैं वहां पर भी CISF की तैनाती की जाती है, क्योंकि बोला ही गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। एयरपोर्ट पे भी यही लोग रहते हैं। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इसमें महिला सैनिक नहीं है, ये गलत है,
ठीक है, महिला सैनिक हैं, आप देखेंगे मेट्रो या फिर एयरपोर्ट वगैरह में महिला सैनिक होती है, तो ये गलत है। और उपयुक्त सभी कथन सत्य है, ये तो गलत है ही। तो पूछा क्या जा रहा था, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि फिर से आपसे गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि महिला सैनिक होती हैं। ठीक है, ये सब बिल्कुल आपके इतना बेसिक, इसीलिए बोला जाता है यूपीएससी जो है बेसिक सवाल पूछती है। अगर आप मेट्रो या एयरपोर्ट वगैरह गए रहेंगे तो आप महिला सैनिकों को वहां पे देखेंगे, सीआईएसएफ, क्योंकि अपने आसपास की चीजों पे ऐसा बोला जाता है कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं अपने आसपास की चीजों पे बहुत ही पेनी नजर रखते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके नॉलेज पे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम बेसिक सा आपके जो है यूं कहें तो आईक्यू पे ये क्वेश्चन है, क्योंकि जाहिर सी बात है सीआईएसएफ को दिया गया है। यूपीएससी इसी तरह के क्वेश्चन को पूछता है, आपके आसपास की चीजों से रिलेट करके पूछता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग खोल के यात्रा करें, दिमाग खोल के अगर किसी भी चीज को देखेंगे तो आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट बीपीएससी नहीं, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं, यूपीएससी में आप बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स वगैरह एक बार जो निकाल लेते हैं, हालांकि ये तो बात है ही कि कोई फिक्स नहीं है कि उनका अगला बार निकलेगा, लेकिन वो लोग जो है प्रीलिम्स को कैसे क्लियर करना है इस चीज को वो लोग डिकोड कर लेते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है बहुत आसान होती है, अगर आपने थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया होगा तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के ले गए होंगे। हाल ही में हेनरी किसिंजर का निधन हुआ है, वे किस देश के पूर्व विदेश मंत्री थे? हेनरी किसिंजर, फिर से पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन। तो हेनरी किसिंजर जो है वो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका के विदेश मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कितने युग्म सुमेलित हैं? ब्रेकिंग द मोल्ड, रघुराम राजन व रोहित लांबा सही है। प्रणब माई फादर और डॉक्टर रिमेंबर शमिष्ठा मुखर्जी, शमिष्ठा मुखर्जी इनकी बेटी है, यानी कि प्रणब मुखर्जी की बेटी है। अपने पापा के प्रति इन्होंने ये किताब लिखा और इस किताब को जो है पीएम मोदी को इन्होंने भेंट किया है। ठीक है, इस वजह से ये चर्चा में थी, पिछले सप्ताह की न्यूज है। पीएम मोदी को शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणब माई फादर ए डॉक्टर रिमेंबर्स, अपने पापा को किस रूप में देखती है, एक बेटी को किस रूप में देखना चाहिए, उन सारी चीजों के, उनकी जो भी सफलताएं हैं उन सारी चीजों को शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इसमें उल्लेखित किया है। वेलकम टू पैराडाइज दीपिका पादुकोण, ये गलत है। वेलकम टू पैराडाइज जो है ट्विंकल खन्ना की है। ठीक है, ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल खन्ना की ये पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई है। कितने युग्म सम्मिलित हैं? तो केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 102 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के संबंध में सत्य कथन की चुनाव करें। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये क्यों किया गया? क्योंकि अभी आपने देखा होगा 19वां एशियाई खेल हुआ है चीन के हांगझोउ में, उसमें भारत का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। एशियाई खेलों में भारत ने 107 मेडल हासिल किए। वहीं अगर बात कर ली जाए पैरा एशियाई खेलों में तो कुल 111 मेडल भारत ने हासिल किए हैं। एक मिनट, तो पैरा गेम्स में देख रहे हैं भारत ने कितनी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यहां पर इसी पैरा गेम्स को और बढ़ावा देने के लिए, मतलब एशियन पैरा गेम्स में या फिर पैरा ओलंपिक भी होती है, तो उन चीज़ों में बढ़ावा दे, आपने देखा होगा ओलंपिक 2020 जो हुआ था उसमें भी जो पैरा एथलीट थे हमारे, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए अभी तक तो केवल खेलो इंडिया गेम्स होता था, अब जो है ये पहली बार है, इसी बार से जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स को लॉन्च कर दिया गया है। इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे कथन, कौन सा सत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन मुंबई में किया गया, गलत है, ये नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, न्यू दिल्ली में किया गया था। और पदक तालिका में 105 मेडल के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर है, ये भी गलत है, महाराष्ट्र की जगह पे हरियाणा होना चाहिए था। ठीक है, हरियाणा होना चाहिए था महाराष्ट्र की जगह पे। अगर बात कर ली जाए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर उज्ज्वला है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये तो गलत होगा ही, तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी टिक किया था सही है उनका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से ये अपने आप में एक नोट्स है, महत्वपूर्ण जानकारी है, सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लेंगे। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दिसंबर 2023 में जारी विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किनका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रथम स्थान पे कौन है? क्या निर्मला सीतारमन है, इंदिरा नूई, एंजेला मर्केल या फिर उर्सुला वॉन डेर लेयन? तो ऑप्शन नंबर डी उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। फैक्चुअल सी चीजें हैं, आपको ये सब याद करनी ही होगी, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं। हालांकि देखिए करंट अफेयर्स जो है अपने आप में एक कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, इसमें अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। देखिए क्या, आप शुरुआत में जब पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो पेपर को आप रटना शुरू करते हैं, ऐसे मत कीजिए, पेपर को सिर्फ देखिए। आप किसी भी इंसान से मिलते हैं तो कोई, आप उनसे अगर नाम पूछते हैं, क्या नाम है? अच्छा मेरा नाम रोहित है, तो एक बार आपने पूछा, फिर दूसरी बार आपने पूछा, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया, क्या नाम था? रोहित। 2 बार आपने पूछा, तीसरी बार भी अगर आप भूलते हैं तो किसी से पूछ लेते हैं कि अच्छा ये इसका नाम उस दिन बताया था, कुछ मोहित सोहित करके था, रोहित,
आपको याद आ जाएगा रोहित, आप 3 बार उस चीज को, अब अगर जिंदगी में आप कभी भी उस इंसान से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो फिट हो चुका है कि इस इंसान का नाम रोहित है। करंट अफेयर्स भी ठीक उसी तरह आप चीजों को एक बार देखिए, पेपर के थ्रू देख लीजिए, हेडलाइंस के थ्रू देख लीजिए, उसके बाद मंथली मैगजीन में देखिए, उसके बाद उन्हीं चीजों को एक बार और अगर आप रिवीजन करेंगे तो यकीन मानिए, भले आपको लगेगा कि मुझे याद नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग से निकल के आंसर आएगा और आपका जो उंगली जाएगा, आपका जो पेन जाएगा, वो सही ऑप्शन पर ही जाएगा। ठीक है, तो रटने के बजाय आप चीजों को बार बार देखिए और इस उद्देश्य से देखिए कि बस जान लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। रामनाथ कोविंद समिति जो हाल ही में चर्चा में रही थी, किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है। अभी हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में बात की जा रही है, एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में बात की जा रही है, जिसमें लोकसभा, विधानसभा व पंचायती राज तीनों चुनावों को एक साथ कराने की बात की जा रही है। उससे जो संबंधित कमेटी बनी है वो किससे संबंधित है? इलेक्शन से। मतलब ये जो रामनाथ कोविंद समिति बनी है उसी के अंडर में जो है ये दे दिया गया है, एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एमी अवार्ड्स जो है किस चीज से संबंधित है? एमी अवार्ड किसे दिया गया है? एमी अवार्ड जो है वो वीर दास को दिया गया, इसके बारे में हमने पढ़ा था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है। व्यास सम्मान जो है पुष्पा भारती को दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को दिया गया है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन निकालेंगे, एक का सी किसमें दिया है? इसमें भी और इसमें भी है। चलिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2 का डी किसमें दिया? इसमें भी है और इसमें भी है। 3 व्यास सम्मान 2023 यानी व्यास सम्मान किसे मिला है? पुष्पा भारती, यानी 3 का ए किसमें दिया? इसमें दिया है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आपको भले देख के लगता है कितना मुश्किल, लेकिन बहुत आसान टाइप के ये सवाल होते हैं। ठीक है, व्यास सम्मान आप सभी ने पढ़ा होगा, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये आप सभी को पता होगा। बस आपको वहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है और चीजों को मिला के देखना है कि सपोज एक में ही कई बार चीजें एक बार में ही मिल जाती है। जैसे ये जो साहित्य के लिए, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 4 का ए 4 का बी केवल इसी में दिया गया है। देख रहे हैं, केवल अगर ये भी पता रहेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं। 4 का बी सिर्फ इसी में दिया गया है, केवल एक भी पता था। इस तरह के क्वेश्चन जो भी होता है, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इसको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नेचर में बहुत ही आसान होते हैं। चलिए, ऑलराइट, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 107 नंबर, हाल ही में खबरों में रही कालाराम मंदिर जो है चर्चा में है, क्यों है? इसके बारे में असत्य कथन की चुनाव करें। तो 12 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कालाराम मंदिर से 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान शुरू किया है। बिल्कुल सही है। कालाराम मंदिर में भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण जी की काले रंग की शिला से बनी प्रतिमा है। बिल्कुल सही है। यह मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। बिल्कुल सही है। असत्य कथन पूछा जा रहा था, इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया था। गलत है, नागर शैली हो जाएगा। ठीक है, नागर शैली। अपने जो राम मंदिर का भी उद्घाटन अयोध्या में किया गया है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो की गई है, उससे भी राम मंदिर को भी नागर शैली में बनाया गया है। तो इसके सही आंसर की यहाँ पर गलत कथन पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्रविड़ ना होकर नागर होता तो सही होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किस राजमार्ग पर किया है? NH66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पे किया गया है। मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग। स्टील का जो है उपयोग किया जा रहा है, आपको पता है, क्योंकि ये बहुत सारे यूज्ड स्टील जो है ऐसे ही बर्बाद हो जाते थे, तो उन चीजों को जो है रोड में, इमारतों में यूज किया जा रहा है। तो उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है वो NH66 में किया गया है। इसकी जो है आप गूगल करके इसकी तस्वीर देखिए, क्या सुंदर इसकी तस्वीर दिख रही है। और जो समुद्र पे जो पुल बना है अटल सेतु नहावा शेवा, उसे भी जब जो है तो आप गूगल करके देखिए। ये सारी चीजें, चूंकि टेस्ट का डिस्कशन है, इसमें बहुत ज्यादा तस्वीर वगैरह दिखा के आपको नहीं समझाई जा सकती है, लेकिन आप खुद से देख सकते हैं। और सैटरडे को जो हमारी क्लास होती है उसमें भी अगर आप अटेंड करेंगे ऑफलाइन 9 से 10, तो उसमें भी सारी चीजों को ग्राफिक्स के थ्रू, इमेज के थ्रू आपको समझाया जाता है। चलिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा दायर किया है? दक्षिण अफ्रीका ने मुकदमा दायर किया है। अब ये इस लड़ाई से संबंधित आपके लिए पीटी के हिसाब से फैक्ट क्या हो जाता है कि इसमें जो है इजराइल से अपने सैनिकों को बाहर लाने के लिए, भारत के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन अजय चलाया गया है। इजराइल में जो भी भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको बाहर लाने के लिए ऑपरेशन अजय, इसे नोट कर लीजिए, आप एकदम नोट कीजिए इस चीज को अगर नहीं पता है तो, क्योंकि पीटी में ये चीजें आपको तंग कर सकती है ना। चलिए, ऑलराइट, तो मुकदमा जो दायर किया है कहां पे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पे है? द हेग में है। ध्यान रखिएगा, द हेग में। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, द हेग में है। और ऑपरेशन अजय आप याद रखेंगे इजराइल से लाने के लिए। ठीक है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर को लॉन्च कर दिया गया है। शुभंकर जो है वो बिनबिन और निनी है।
ठीक है, बिनबिन और निनी है। और शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? चीन में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में किया जाएगा। ठीक है, चलिए वहीं अगर अगला जो एशियन गेम्स होगा, जो कि इस बार एशियन गेम्स जो कि इस बार हुआ था कहाँ पे? चीन के हांगझोउ में। 19वां एशियन गेम्स चीन के हांगझोउ में हुआ था। लेकिन वहीं अगर 20वां आपसे पूछ लिया जाए कहाँ इसका आयोजन होगा, तो 20वां जो एशियन गेम्स है इसका आयोजन जो है जापान में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। शीतकालीन पूछा जाए तो चीन, और केवल एशियन गेम्स पूछा जाए तो इसका जवाब हो जाएगा जापान। ठीक है, एग्जामिनेशन पीटी के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारी चीजें। चलिए, क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा डिस्कशन, जो भी चीजें आप लोगों की मिस्टेक हुई होगी अगले टेस्ट में उम्मीद है ये नहीं होगा आपसे। तो मिलते हैं फिर से अगले सप्ताह, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।